हेलो इंडिया, वेलकम बैक। आज हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास के उन काले पन्नों को पलटने वाले हैं जिसमें ब्रिटिश अंपायर के कुछ सन की नुमाइंदों के द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण कार्य का, बर्बरतापूर्ण घटना का वर्णन किया गया है। एक ऐसा नरसंहार जिसके बारे में जानकर आपका खून खौल उठेगा। आप यहाँ पीछे स्क्रीन पर एक इमेज देख रहे होंगे। आप में से कई लोगों ने अंदाजा लगा भी लिया होगा कि हम किस घटना के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के दिन कुछ तुच्छ मानसिकता रखने वाले अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा जलियांवाला बाग में इतना बड़ा भीषण नरसंहार किया गया था। अब इतना बड़ा नरसंहार करने वाले व्यक्ति को क्या ही कहेंगे, तुच्छ मानसिकता वाला या मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति ही हो सकता है। आप लोगों ने एक सॉन्ग सुना होगा, एक गाना, एक गीत, कवि प्रदीप का गीत है। उस गीत में जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिक्र भी किया गया है। उसकी कुछ पंक्तियां हम आपको सुनाना चाहेंगे। जलियांवाला बाग ये देखो, यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंडन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। बहनों ने भी यहाँ लगा दी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। काफी अच्छा गीत है, लेकिन इस गीत में एक लाइन है, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। तो हम ये कहेंगे कि आखिर क्यों ना पूछा जाए कि आखिर वो कौन दरिंदे थे जिन्होंने इतनी बड़ी दुर्घटना, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था, भीषण नरसंहार को अंजाम दिया था। जरूर वो तुच्छ मानसिकता वाले प्राणी ही रहे होंगे। हर एक बच्चे को जानना चाहिए, हर एक बच्चे को पूछना चाहिए आखिर वो कौन दरिंदे थे। जरूरी है जानना, क्योंकि हमारी आजादी इतनी भी सस्ती नहीं थी। आजादी के लिए हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना लहू बहाया था, और लहू की कीमत क्या होती है क्या आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। आज इतिहास के पन्नों को पलटते हुए हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूरी जानकारी निकालकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डिस्कवरी इन स्टडी में। मैं विपिन वाजपेयी। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की इस घटना को समझने के लिए जो है हम लोग थोड़ा पीछे चलेंगे और बात करेंगे सन 1914 से लेकर के 1918 की, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी, बहुत ही बुरी स्थिति में आ चुका था ब्रिटेन। इस पर जो है हमारे कुछ भारतीय राजनेताओं ने, भारतीय युवाओं ने एक मन बनाया कि अगर हम लोग ब्रिटेन की प्रथम विश्व युद्ध में सहायता करें, सहयोग करें, तो हो सकता है कि ब्रिटेन आगे चल करके भारतीयों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे, और यह भी हो सकता है कि भारत की स्वतंत्रता पर विचार करें। इस मंशा के साथ हमारे कई भारतीय युवा ब्रिटेन की सेना में शामिल हो जाते हैं, और इस तरह से ब्रिटेन की सेना में शामिल होकर प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करते हैं। सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और ब्रिटेन ने फिर अपना रंग दिखाना चालू कर दिया था। भारतीयों के प्रति वही गुलामों वाला व्यवहार होने लगा। भारतीयों के ऊपर कई तरह के टैक्स लगाए जाने लगे, यानी कि भारतीय जिस मंशा के साथ ब्रिटेन का सहयोग किए थे, ब्रिटेन उस मंशा पर खरा नहीं उतरा। भारतीय युवाओं में आक्रोश व्याप्त हो गया और जगह जगह जो है जनसभाएं होने लगी, मीटिंग होने लगी, और भारत की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा होने लगी। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारों का उद्घोष होने लगा। इस पर अंग्रेजों को जो है बगावत की बू आने लगी। अंग्रेजों ने एक कानून निकाला, एक एक्ट पारित किया इस क्रांति का दमन करने के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट पास कराया। रॉलेट एक्ट आप देख रहे हैं, रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को ब्रिटेन के द्वारा रॉलेट एक्ट पास किया गया भारत में। रॉलेट एक्ट था क्या? एक कानून था जिसके तहत आपको कभी भी किसी भी समय कहीं से भी उठा लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। आपको यह तक नहीं बताया जाएगा कि आपको किस लिए उठाया गया है, किस लिए अरेस्ट किया गया है, और जब तक चाहेंगे लॉकअप में बंद करके रखेंगे, टार्चर करेंगे, और जब चाहेंगे तब आपको छोड़ा जाएगा। इस तरह से एक कानून निकाला था अंग्रेजों ने, और इस कानून के तहत कई भारतीय
स्वतंत्रता सेनानियों को अरेस्ट किया गया। गांधी जी ने इस कानून को काला कानून का नाम दिया, रॉलेट एक्ट को काला कानून का नाम दिया। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील वाला कानून, एक काला कानून, अंधा कानून। अब देखिए, जब आपको यही नहीं बताया जाएगा कि आपको अरेस्ट किस लिए किया जा रहा है, तो आप दलील क्या देंगे? जब आपके खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज होगा, रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, तो आपका वकील क्या करेगा? वकील उसमें क्या करेगा? बिना वकील, बिना अपील, जब कोई वकील ही नहीं होगा तो आप अपील कैसे करोगे? किसके थ्रू आप अपील करोगे? आपको तो लॉकअप में बंद कर दिया गया है, आपको निकलने का टाइम नहीं दिया जा रहा है, वहां से बंद करके रखा गया है, ना ही कोई मिल सकता है आपसे। तो इस तरह का एक काला कानून निकाला था अंग्रेजों ने, रॉलेट एक्ट के नाम से। रॉलेट एक्ट के विरोध में कई नेताओं ने जो है आंदोलन किए, जिसमें गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया सन 1919 में ही, रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन। और इन्होंने, गांधी जी ने 6 अप्रैल सन 1919 में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। देशव्यापी हड़ताल, पूरे देश में एक साथ हड़ताल हो गई। 8 अप्रैल सन 1919 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। रॉलेट सत्याग्रह का केंद्र बिंदु जो है पंजाब बन चुका था। पंजाब में 2 वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता थे, एक थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों के नेतृत्व में पंजाब में रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था। 9 अप्रैल सन 1919 को इन दोनों नेताओं को अंग्रेजों के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को। जैसे ही जो है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट किया जाता है, इनकी रिहाई के लिए कई युवा, कई स्वतंत्रता सेनानी और कई कांग्रेस के नेता सामने आ जाते हैं और जनसभाएं करते हैं, जुलूस निकाला जाता है कि हमारे नेता को स्वतंत्र किया जाए और इस रॉलेट एक्ट को खत्म किया जाए। जुलूस पर अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चला दी जाती हैं, जिसमें 2 या 3 स्वतंत्रता सेनानी वहीं पे मर जाते हैं और भीड़ बहुत ही आक्रोशित हो जाती है। भीड़ कई जगह जो है आगजनी करती है, 5 अंग्रेज अधिकारी मार दिए जाते हैं और काफी छुटपुट घटनाएं इधर उधर होती हैं, कहीं आगजनी होती है, कहीं मारपीट होती है। इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल होता है माइकल ओडायर, ये रहा माइकल ओडायर के बस में अब नहीं था कि वो पंजाब की बागडोर संभाल सके। पंजाब में जो ये भीषण आक्रोश पैदा हो गया था युवाओं में, भीषण क्रांति को रोक पाना इसके बस की बात नहीं थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर ने पंजाब में सेना का शासन लगा दिया और सारी की सारी बागडोर रेजिनाल्ड डायर को दे दी। ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड डायर, जो कि आर्मी चीफ था, उसके हाथों में पंजाब की बागडोर दे दी। अब पूरे पंजाब को कंट्रोल करने का काम रेजिनाल्ड डायर के हाथों में था। आपको बता दें कि यही वो 2 दरिंदे हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था। किस तरह दिया था बताते हैं। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा एक बहुत बड़ी जनसभा करने की योजना बनाई जाती है, जिसके माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा सके और अपने राजनेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की रिहाई की बात की जा सके। लेकिन इस बड़ी सी जनसभा की जानकारी अंग्रेजों तक पहुंच जाती है, क्योंकि क्रांतिकारियों के बीच, इन स्वतंत्रता सेनानियों के बीच एक गद्दार मौजूद होता है जिसका नाम था हंसराज। हंसराज जो है एक तरफ तो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ रहता था और दूसरी तरफ अंग्रेजों की गुलामी करता था। अंग्रेजों को उसने इस 13 अप्रैल को होने वाली जनसभा के बारे में पूरी जानकारी पहले ही दे दी थी। अब आप लोग एक बात नोटिस कीजिए, जब अंग्रेजों को इस बड़ी जनसभा के बारे में पहले से ही पता था, तो इस जनसभा को रोकने के लिए अंग्रेजों ने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए?
अंग्रेजों ने इसके लिए ठोस कदम इसलिए नहीं उठाए क्योंकि अंग्रेजों को वहां पर तो कुछ और ही करना था, कोई और ही कांड करना था, इसलिए इसको रोकने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। हंसराज एक ऐसा गद्दार, आस्तीन का सांप था जिसकी वजह से इतना बड़ा नरसंहार हो गया। वो कहा जाता है ना कि हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहां दम था। ये अपने ही आस्तीन के सांप थे। ये भारतीय गद्दार था जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड रच दिया गया। 13 अप्रैल का दिन आ जाता है। 13 अप्रैल सन 1919 बैसाखी का दिन होता है। लोग बैसाखी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे होते हैं। स्वर्ण मंदिर के आसपास बैसाखी का मेला लगा होता है। लोग मेले का लुत्फ उठाते हैं। मेले का लुत्फ उठाते हुए शाम के 4 बजे के करीब लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित होना चालू हो जाते हैं। लगभग 25 से 30 हजार लोगों की भीड़ जलियांवाला बाग में एकत्र हो जाती है और उस भीड़ के साथ वो गद्दार हंसराज भी होता है। हंसराज उस समय जलियांवाला बाग से बाहर निकल जाता है और वहां से वो अंग्रेजों को सूचित करता है। वो सूचना देता है लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओडायर को। ये माइकल ओडायर ये चिंपैंजी की शकल वाला माइकल ओडायर रेजिनाल्ड डायर को आदेश देता है। ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड डायर को आदेश देता है कि जाओ और जलियांवाला बाग में जो सभा चल रही है, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन सबका दमन कर दो। ये ओडायर आदेश देता है और ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड डायर अपने साथ गोरखा रेजिमेंट के लगभग 90 सैनिकों को लेकर रवाना होता है और अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ वो मशीन गन और तोप भी ले जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मशीन गन और तोप ले जाने का क्या ही अर्थ होता है। किसी सेना के खिलाफ आप लड़ाई लड़ने जा रहे थे क्या, जो आप तोप लेकर जा रहे थे? यहां पे मकसद कुछ और ही था। जब रेजिनाल्ड डायर जलियांवाला बाग के मेन द्वार पर पहुंचता है, या आप मेन द्वार देख रहे होंगे जलियांवाला बाग का, बड़ा ही सकरा द्वार था। इस रास्ते से जो है 90 के 90 सैनिक जलियांवाला बाग में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन जो तोप थी और मशीन गन थी वो बड़ी ही जो है भारी थी, बड़ी ही हैवी थी, जो इस सकरे रास्ते से जलियांवाला बाग में प्रवेश नहीं कर पाई। इसलिए जो है तोप और मशीन गन को वहीं छोड़ना पड़ा। रेजिनाल्ड डायर ने जो है आदेश दिया कि इस तोप के माध्यम से जलियांवाला बाग के इस रास्ते को बंद कर दिया जाए, और वैसा ही किया गया। तोप जलियांवाला बाग के इस मेन द्वार पे जो है सटा के लगा दी गई और इस रास्ते को बंद कर दिया गया, जिससे कि कोई भी स्वतंत्रता सेनानी जलियांवाला बाग से बाहर न भाग सके। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मंशा रही होगी रेजिनाल्ड डायर की। रेजिनाल्ड डायर जैसे ही जो है जलियांवाला बाग में प्रवेश करता है, वो सिर्फ एक शब्द बोलता है, फायर। और उसके फायर कहते ही गोरखा रेजिमेंट के 90 के 90 जवान, क्या देख रहे होंगे, 90 के 90 जवान 10 मिनट तक ताबड़तोड़ अंधाधुंध फायरिंग करते हैं निहत्थे स्वतंत्रता सेनानियों पे। 10 मिनट तक ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश होती है। चारों ओर चीख पुकार मच जाती है, खून ही खून नजर आता है। अंधाधुंध फायरिंग 10 मिनट तक फायरिंग होती है। लगभग 1650 राउंड फायर कर दिए जाते हैं। कई पुरुष महिलाएं गोली लगने के बावजूद भी अपने बच्चों को लेकर के जलियांवाला बाग में स्थित कुएं में कूद जाते हैं ताकि उनकी जान बच सके। ये आप कुआं देख रहे होंगे जलियांवाला बाग के अंदर, आज भी कुआं मौजूद है। इस कुएं में पानी नहीं, स्वतंत्रता सेनानियों का खून भर गया था। पूरा का पूरा कुआं लाशों से भर गया था। आप जो है यहाँ पे ये जलियांवाला बाग का सीन देख रहे होंगे, लाशों से भर गया था जलियांवाला बाग। लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से दीवारों को फांद कर भाग जाना चाहते थे। ये देखिए, आप ये दीवार देख रहे होंगे, लोग भागने के लिए दीवार फांदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन पर जो है पीठ पीछे से वार किया गया, गोलियां चलाई गई पीठ पीछे, अंधाधुंध गोलियां। ये देखिए आप, इस दीवार पे लगभग आपको 28 गोलियों के निशान दिखेंगे, 28 गोलियों के निशान।
एक और दीवार है जिसपे 36 गोलियों के निशान है। ये आज भी जो है मौजूद है। आप और कुछ दीवारों पे गोलियों के निशान देख रहे होंगे आप। ये सारे के सारे निशान जो है आज भी मौजूद हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड को आज 104 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी ये बाकायदा संजो के रखे गए हैं, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी को जब ये नजर आए, ये सीन नजर आए, तो उन्हें पता चल जाए कि आखिर क्या मंजर रहा होगा 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग का। उनको पता चलना चाहिए कि आजादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या कीमत चुकाई थी। वो आजादी जिसमें हम और आप सांस ले रहे हैं। आपको इस आजादी की कीमत का पता होना चाहिए। जलियांवाला बाग का कांड खत्म करने के बाद रेजिनाल्ड डायर, ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड डायर हंसता हुआ जलियांवाला बाग से बाहर निकल जाता है और अब जलियांवाला बाग के बाहर अमृतसर की रोडों पर ये आतंक का खेल खेलेगा। ये बाहर निकलकर, जलियांवाला बाग के बाहर निकलकर अमृतसर की रोडों पर जो भी भारतीय दिखता था उसको गोलियों से मारवा देता था। यानी कि जलियांवाला बाग से खून का खेल अब अमृतसर की रोडों तक पहुंच गया था। आगे चलकर इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की बहुत ही आलोचना होती है, निंदा होती है। हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने अपनी सर और नाइटहुड की उपाधि, जो कि ब्रिटेन के द्वारा दी गई थी, वो ब्रिटेन को वापस कर देते हैं। कहते हैं कि हमें आपका ये सम्मान नहीं चाहिए जब आपने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है, तो हम आपसे इस तरह का सम्मान नहीं ले सकते। वहीं दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सर शंकरन नायर के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया जाता है। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की काफी आलोचना होती है। दीनबंधु एंड्रूज के द्वारा कहा जाता है कि ये हत्याकांड एक जानबूझकर की गई हत्या है, और वाकई में ये हत्याकांड जो है एक प्री प्लान्ड हत्याकांड था। काफी आलोचना होने के बाद ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया जाता है, जो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करती है। 1 अक्टूबर सन 1919 को हंटर कमेटी का गठन किया जाता है, जो जांच करती है, और इस कमेटी में टोटल 8 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य जो है अंग्रेज होते हैं और 3 सदस्य भारतीय होते हैं, जिसमें सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण जैसे भारतीय शामिल थे। अब यहां पे देखिए आप लोग, 5 सदस्य अंग्रेज हैं, मेजॉरिटी अंग्रेजों की है, तो पूरा पूरा निर्णय अंग्रेजों के पक्ष में जाने वाला है। हंटर कमेटी ओडायर और आर डायर, माइकल ओडायर से जो है पूछताछ करती है। माइकल ओडायर जो है अपने बचाव में बताता है कि पंजाब में मार्शल लॉ लागू था, और मार्शल लॉ के लागू होते हुए लोगों ने इतनी बड़ी जनसभा का आयोजन कैसे कर दिया, इसीलिए जो है मैंने इस तरह का आर्डर पास किया। माइकल ओडायर को जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और अब पूछताछ होती है रेजिनाल्ड डायर से, तो रेजिनाल्ड डायर साफ साफ बताता है कि मैंने जो कुछ भी किया अच्छा किया, और मुझे मौका नहीं मिल पाया कि मैं जलियांवाला बाग के अंदर तोप ले जा पाता। अगर रास्ता थोड़ा बड़ा होता तो मैं तोप भी अंदर ले जाता और तोप का इस्तेमाल भी करता। काफी फटकार लगाई गई हंटर कमीशन की तरफ से इस रेजिनाल्ड डायर को, और इसको भारत से सेवा मुक्त कर दिया गया। भारत से सेवा मुक्त करने के बाद इसको ब्रिटेन भेज दिया गया। ब्रिटेन में इसका बहुत ही सम्मान हुआ, कहा तुमने अच्छा काम किया है, और ब्रिटिश सरकार की तरफ से इसको मान की तलवार भेंट करी गई। इतना सम्मान मिल रहा है। ब्रिटेन का एक अखबार था जिसका नाम था मॉर्निंग पोस्ट, उसके द्वारा तो इसके लिए 30,000 पाउंड की धनराशि इकट्ठा की जाती है, जो इसको भेंट की जाती है। बाकी ये जो रेजिनाल्ड डायर था, इसकी मौत 1927 में हो जाती है, और काफी बुरी मौत होती है। पैरालिसिस हो जाता है, और इसका माइंड काम करना बंद कर देता है, और ब्रेन हैमरेज हो जाता है। तो इतनी दर्दनाक मौत मरा है ये। जैसा कांड किया था वैसी ही मौत भी इसको मिल गई। और ये जो बचे महाशय, ये माइकल ओडायर यहां से सेवानिवृत्त हो जाते हैं,
और ब्रिटेन चले जाते हैं। ये हंटर कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट में बताती है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में मरने वालों की संख्या 379, मरने वालों की संख्या 379 और घायल लोगों की संख्या 1200। इस तरह के आंकड़े हंटर कमेटी के द्वारा पेश किए जाते हैं। लेकिन हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ नेता होते हैं वो एक और कमेटी का भी गठन करते हैं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच कर रही होती है। नाम होता है तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी में जो है कुल 6 सदस्य होते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन होता है और सदस्य हैं महामना मदन मोहन मालवीय, मोहनदास करमचंद गांधी, मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी और पुपुन चेकर। इन लोगों ने जो है जांच की और ये तहकीकात कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में मरने वालों की संख्या 1600 से भी अधिक थी और घायल लोगों की संख्या 2000 के ऊपर थी। तो इस तरह के आंकड़े इन्होंने पेश किए, लेकिन इन लोगों की रिपोर्ट को कोई मान्यता नहीं मिली। मान्यता मिलेगी सरकारी रिपोर्ट को और सरकारी रिपोर्ट थी हंटर कमीशन वाली। इस तरह से जो है पूरा का पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब यहां पे जो है हम एक व्यक्ति की बात करेंगे जिनका नाम है ऊधम सिंह, जो कि उस जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जलियांवाला बाग में मौजूद थे। 18 वर्ष की उम्र का एक नौजवान पूरा का पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड को होते उसने अपनी आंखों से देखा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की शपथ ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग में ही ले ली थी। सन 1940 में जब ऊधम सिंह को पता चलता है कि माइकल ओडायर, जो कि पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हुआ करता था, जिसने ऑर्डर दिया था इस हत्याकांड को अंजाम देने का, जब पता चलता है कि वो लंदन में है और कैंस्टन हॉल में एक स्पीच देने के लिए जा रहा है, तो हमारे पंजाब के शेर ऊधम सिंह पहुंच जाते हैं लंदन और कैंस्टन हॉल में पहुंचकर जब माइकल ओडायर स्पीच दे रहा होता है, उसी समय ऊधम सिंह अपनी रिवॉल्वर से सारी गोलियां उसके सीने में दाग देते हैं और इस तरह ऊधम सिंह, भारत का ये शेर, अंग्रेजों के घर में घुस करके जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेते हैं। 21 साल के बाद सन 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया जाता है और ऊधम सिंह वहां से भागते नहीं हैं। ऊधम सिंह वहां पे रिवॉल्वर फेंक कर अपने आप को अरेस्ट करा देते हैं, क्योंकि वो भगत सिंह से बहुत प्रभावित हो चुके थे। जिस तरह से भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, और बाद में अपनी गिरफ्तारी दे दी थी, सेम उसी तरह ऊधम सिंह ने भी वहां पे अपनी गिरफ्तारी दी और कहा कि अब मेरा काम पूरा हो गया, जो हमें करना था हम कर चुके हैं। 21 साल बाद मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया है। उसके बाद 31 जुलाई सन 1940 को हमारे इस पंजाब के शेर ऊधम सिंह को फांसी दे दी जाती है और ऊधम सिंह शहीद हो जाते हैं। लेकिन हमारे दिलों में ऊधम सिंह युगों युगों तक जिंदा रहेंगे। भारत के इस शेर के लिए जो दुश्मन के घर में घुस करके दुश्मन को मार के आया, उसके लिए जय हिंद। ये थी पूरी दास्तान जलियांवाला बाग हत्याकांड की। आप लोगों ने जान लिया होगा कि किस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए कीमत चुकाई थी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।